नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देश के राष्ट्रपति के चुनाव में भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अगर इन सरकारी एजेंसियों का सहारा लिया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र आखिर किस तरफ जा रहा है। और पिछले एक दो हफ्तों में जिस तरह से बीजेपी की लीडरशिप ने विपक्षी दलों के कुछ नेताओं की चूड़ी कसी है, उससे साफ जाहिर है कि जो रीजनल पार्टीज हैं ये दबाव में, एजेंसियों के दबाव में वोट देने को मजबूर है राष्ट्रपति के नाम पर। दरअसल इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत की संख्या नहीं थी। आप कह सकते हैं तकरीबन 20,000 वोटों की कमी थी। यूं तो मोदी जी के पास लोकसभा, राज्यसभा में ठीक ठाक संख्या है, लेकिन देश की विधानसभाओं में बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए उन्होंने एक आदिवासी महिला को प्रतीक बनाया जो उड़ीसा से आती थी, और टारगेट पे उनके बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक थे, जहाँ से थोड़ी बहुत उनको मदद मिल सकती थी, सपोर्ट मिल सकता था। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों सीक्रेट बैलेट होता है, सीक्रेट वोटिंग होती है, और इसलिए क्रॉस वोटिंग का डर होता है। तो मोदी जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यशवंत सिन्हा के आगे उनका जो उम्मीदवार है या उनकी जो उम्मीदवार है उसकी कहीं हार ना हो जाए। इसलिए मोदी जी ने पूरा ऑपरेशन अमित शाह को दे दिया। कलयुग के चाणक्य, भाजपा के चाणक्य को यह पूरा ऑपरेशन दे दिया गया। अब जाहिर है कि जब सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा ऑपरेशन अमित शाह के पास आ गया, तो उन्होंने घूम फिर के अपने वही ट्रम्प कार्ड निकाले, वही इक्के निकाले, वही ताश के पत्ते निकाले जिससे वो हर बाजी अब तक जीत रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि चाणक्य ने सबसे पहले उन रीजनल पार्टीज को, जी हाँ, उन क्षेत्रीय दलों को टारगेट किया जो एनडीए के बाहर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांचें थीं, उन पर मामले थे। ऐसी मछलियों को सबसे पहले अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी चाणक्य ने। और जो सबसे बड़ी मछली चाणक्य के निशाने पर थी, वो मछली ये है, जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और बहुत कम लोगों को इस देश में मालूम है कि ये वो मुख्यमंत्री हैं जो जमानत पर बाहर हैं। जी हाँ, बेल पर हैं, बेल पर चीफ मिनिस्टर हैं। बेल गई, जमानत कटी, तो मुख्यमंत्री साहब सीधे जेल में। और ये वो मछली थी जिसके पास तकरीबन 45,000 से ज़्यादा वोट हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें बड़ी गिनती इनके पास है, क्योंकि इनके पास लोकसभा में 22 सांसद हैं, राज्यसभा में 9 सांसद हैं, इनके पास एमएलओ की संख्या 151 है और एमएलसी 33 हैं। और सबसे बड़ी बात, इन पर सीबीआई और ईडी के सबसे ज़्यादा केस चल रहे हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला टारगेट जगन मोहन रेड्डी थे, और जगन मोहन रेड्डी ने हंसते हंसते चाणक्य के आगे हाथ जोड़ लिए, डील हो गई। अब चाणक्य अगर रणभूमि में शिकार करने निकला है और उसे कोई विपक्ष का ऐसा नेता मिले जिस पर ईडी का टारगेट हो, जिस पर इनकम टैक्स के मामले हो, या जिसकी गद्दी इलेक्शन कमीशन में फंस जाए, तो ऐसे नेता को तो फिर बकरी ही कहेंगे। और वो बकरी बने या बकरा बने ये साहब हेमंत सोरेन। कहने को बहुत ही आप कह सकते हैं होशियार नेता हैं, आदिवासियों की बात रखते हैं, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन को फंसाया गया आज की तारीख में, उनकी स्थिति वाकई कमज़ोर है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन में उनके ऊपर एक मामला चल रहा है, माइनिंग केस चल रहा है, और हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई सख्त फैसला दिया तो हेमंत सोरेन की छुट्टी हो सकती है, गद्दी से उतर सकते हैं। और दूसरा मामला कि जब हेमंत सोरेन थोड़ा सा मोदी के खिलाफ सख्त बोल रहे थे, तल्ख बोल रहे थे, तो कुछ दिन पहले ईडी की टीम झारखंड भेजी गई और टारगेट किया गया
हेमंत सोरेन के सबसे खास आदमी को, उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को। और सिर्फ पंकज मिश्रा के यहाँ छापे नहीं पड़े, छापे पड़े उन व्यापारियों के घर पर भी, दफ्तरों पर भी, जो कहीं ना कहीं जिनके तार हेमंत सोरेन से जुड़े थे। तो एक तरफ ईडी के छापे और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का मामला। तो होता क्या, हेमंत सोरेन सीधे दिल्ली दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने भी प्रणाम किया चाणक्य को। जी हाँ, ईडी उनको भी चाणक्य के दरबार में ले आई। उसके बाद आपको पता ही है, सुर बदल गए और हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या एक दो सांसद द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे। अब जब शिकार खुद शिकारी के पास चल कर आ गया तो आप मान लीजिए कि जीत तो हो ही चुकी है। लेकिन एक बार स्थिति हम देख लें कि कितने वोट हैं हेमंत साहब के पास। और ये सौदा मजबूरी का है, क्योंकि हेमंत सोरेन शुरू से आप देखें कि कांग्रेस के साथ रहे और उन्होंने मोदी पर सबसे ज़्यादा तल्ख हमले किए हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और अब इलेक्शन कमीशन भी। लेकिन स्थिति एक बार देख लीजिए, हेमंत सोरेन के पास इस वक्त सांसद लोकसभा में 1 हैं, राज्यसभा में 2 हैं और एमएलए उनके पास 30 हैं। और उनके पास जो वोट हैं, जो आप कह सकते हैं यूपीए से, यानी यशवंत सिन्हा के खेमे से निकलकर जो द्रौपदी मुर्मू के पास जा रहे हैं, उनकी संख्या है 6,680, 6,680। एक बड़ा चंक वोट का जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना और खासकर उद्धव ठाकरे दोबारा बीजेपी के टारगेट पर आए, चाणक्य के निशाने पर आए। अब आप कहेंगे कि अभी अभी तो सरकार गिरी है इनकी, तो फिर इनकी ज़रूरत कैसे पड़ गई? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास सांसद हैं और ये सांसद लोकसभा में भी हैं, राज्यसभा में भी हैं। और इनकी जो वोटों की गिनती है वो एकनाथ शिंदे के पास जो विधायक हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो लोकसभा में इनके पास वोट हैं 13,300, राज्यसभा में उद्धव ठाकरे के पास वोट हैं 2,100 और एमएलए जो उनके हैं 14-15, उनकी गिनती 2,800 है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 18,200 वोट हैं, जबकि 7,000 सिर्फ शिंदे के पास हैं, शिंदे के साथ जो 39-40 एमएलएज हैं, क्योंकि एमपीज़ का जो वज़न है वो ज़्यादा रहता है। अब साहब ठाकरे को दोबारा उनके खिलाफ ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ और ये जो लोटस ऑपरेशन शुरू हुआ ये दिल्ली में शुरू हुआ बजाय मुंबई के। इनके जो सांसद थे उनको दिल्ली दरबार में बुलाया गया और वही ईडी सीबीआई का डर। और उसके बाद इन सांसदों ने जब ये कहा कि हम मुर्मू को वोट देंगे, यानी आप कह सकते हैं कि बगावत का बिगुल इस बार विधायकों की जगह जब शिवसेना के सांसदों ने फूंका तो उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा और उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, हम यशवंत सिन्हा को नहीं, हम द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आदिवासी रहते हैं। और इस तरह से ये शिकार भी शिकारी के पास खुद आ गया। अब दोस्तों, नेता अगर विपक्ष में है और मालदार है, माल है उसके पास, पैसे वाला है, तो समझ लीजिए कि ईडी और इनकम टैक्स चाणक्य की तो उसके घर पर पहुंचेगी। और ये हाल है अकाली दल के सुखबीर बादल का। पैसा बहुत है, ऐसा लोग कहते हैं। लिहाजा जो अलग हो चुके हैं बीजेपी से, जी हाँ, किसान आंदोलन पे ये अलग हो चुके थे, लेकिन अब क्योंकि ईडी सामने दिख रही थी, उसके पीछे चाणक्य की तस्वीर दिख रही थी, इन्होंने भी हाथ जोड़ लिया अमित शाह के आगे और कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। और मायावती बहन जी के बारे में कहना ही क्या है, बहन जी ने सबसे पहले ही वो आप कह सकते हैं हवा का रुख भांप लेती हैं और इसलिए उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को जो है समर्थन देने की घोषणा कर दी पहले ही। बात करते हैं इन साहब की, अंकल जी की, अंकल शिवपाल यादव। यूँ तो अखिलेश यादव के साथ सदन में बैठते हैं, लेकिन अक्सर योगी जी के यहाँ चले जाते हैं और इस बार भी जब मुर्मू जी का डिनर हुआ योगी जी के यहाँ तो शिवपाल यादव वहाँ दिखे और जाहिर था कि शिवपाल जी कहीं ना कहीं सीबीआई के लेंस में हैं, उनके ऊपर भी आरोप हैं, उनको उससे बचना भी है। लिहाजा क्रॉस वोटिंग होगी, सीक्रेट वोटिंग होगी, तो शिवपाल का भी जो नज़रिया है वो मुर्मू जी की तरफ दिखता है। और तो और ओम प्रकाश राजभर जो पिछले चुनाव में चंद महीने पहले तक हमेशा अखिलेश जी के रथ पर देखे जाते थे, ये भी रथ से उतरकर द्रौपदी मुर्मू के आप कह सकते हैं उनकी दावत में ये भी थे। और ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ कहा कि अमित शाह जी का फ़ोन आया था और वो हो सकता है कि
द्रौपदी मुर्मू के ही साथ जाएं। भले उनके विधायक कम हैं, उनके पास वोट कम है, लेकिन उन्होंने भी एक तरह से समर्थन देने की बात करती है। तो ये हाल है दोस्तों विपक्षी नेताओं का। वो नेता जिनके पास माल है और कहीं ना कहीं ईडी और आईटी से बचने के लिए, जान बचाने के लिए, या यूं कहें मरता क्या ना करता, और यहीं पर जीत होती है चाणक्य की। अब अक्सर राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो मैंने पहले भी आपसे कहा सीक्रेट वोट पड़ता है और उसमें क्रॉस वोटिंग का हमेशा से खतरा रहता है, और क्रॉस वोटिंग होती रही है। और जब क्रॉस वोटिंग होगी तो माल भी दिया जाएगा, पेमेंट भी होगा पर्दे के पीछे। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि पैसा खर्च किया जा रहा है, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है विधायकों और सांसदों के वोट खरीदने के लिए। ये बात कह रहे हैं यशवंत सिन्हा। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव के खुद उम्मीदवार हैं। आप खुद सुनिए उनको, वो क्या कह रहे हैं। उनके आरोप वाकई गंभीर है। लेकिन पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में क्या हो रहा है, कैसे खरीद फरोख्त हो रही है, यह नहीं जानते साइलेंटली क्या हो रहा है। तो इसलिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में खरीद फरोख्त अनइमेजिनेबल। अब यशवंत सिन्हा जो हैं वो आईएएस अधिकारी रहे, विदेश मंत्री रहे, और दो बार देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। और वो अगर वित्तीय अनियमितताओं के, वो अगर भ्रष्टाचार के, वो अगर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी हैं। बहरहाल यशवंत सिन्हा जो कह रहे हैं वो आपने सुन ही लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर खरीद फरोख्त अगर वाकई है और अगर ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, जी हाँ, हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति, अगर उनके चुनाव को लेकर भी अगर माल चल रहा है, पैसा फेंका जा रहा है, तो आप खुद कल्पना करें कि ये जो लोकतंत्र है, ये चुनावी राजनीति में अंधा होकर ये लोकतंत्र किस दिशा की तरफ जा रहा है, हमारी डेमोक्रेसी किधर जा रही है, ये आपको सोचना होगा। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था और मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया का मैं हमेशा प्रतीक्षा करता हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से कहें, और बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, सो दैट आपको खबर सबसे पहले मिले। और इस आवाज़ को आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करें। आपकी आवाज़ है और आपसे ही हौसला मिलता है इस तरह के वीडियो बनाने का। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।